तो आइए दोस्तों, आज आपको बताते हैं बिहार की सबसे चर्चित जाति भूमिहार जाति के बारे में। इसके पहले वीडियो शुरू हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकॉन है, वहाँ पर घंटे की आकार की जो बटन है उसको दबाएं और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आखिर कौन है भूमिहार और क्यों डरते हैं लोग इनसे? आइए जानते हैं बिहार के सबसे चर्चित जाति भूमिहार जाति के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये भूमिहार जाति है क्या। ये और कोई नहीं, ये मोहियाल ब्राह्मण्स हैं जो सरस्वती नदी के किनारे तट पर बसे थे। इन्हें सिंध में, पंजाब में, कश्मीर में मोहियाल ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जगह पे इन्हें त्यागी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण। और बिहार के साइड इन्हें भूमिहार ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में बता दूं कि आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये वही जाति है जिससे राजा पोरस, जिनकी लड़ाई सिकंदर से हुई थी, याद होगा आपको, ये भी इसी जाति से आते थे। राजा दाहिर सिंध के राजा थे, जिन्होंने पहला इस्लामिक इन्वेजन, मोहम्मद बिन काजिम का जो इन्वेजन हुआ था, राजा दाहिर ने उसे रोका था। मोहम्मद के वंशजों को शरण दी थी जब करबला का मैदान में जंग शुरू हुई थी उस समय। ये वही जाति है जिन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है। हुसैनी ब्राह्मण जब अफगानिस्तान से वापस बिहार आए थे, जब वहां इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ना शुरू हो गया था, ऐसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हुसैनी ब्राह्मणों को बहुत इज्जत दी जाती है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद के करबला के मैदान में मोहम्मद के नवासों के तरफ से कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ था, जब अली और हसन अकेले करबला के मैदान में लड़ रहे थे अपने कुछ चंद फौज के साथ, तो उन्होंने सभी को लेटर लिखा था, सभी को अपना फरमान लिखा था, अपने गुजारिश लिखी थी कि कोई मदद के लिए आए। जब कोई नहीं पहुंचा तो सिंध के राजा थे रिहाव दत्त। रिहाव दत्त एक भूमिहार ब्राह्मण थे। वो करबला के मैदान में अपने 7 बेटों के साथ पहुंचे। 7 बेटे कहा जाता है कि उनके मारे गए थे करबला के मैदान में अली हसन की तरफ से लड़ते लड़ते। और जब वो वहां से लौटे तो उन्हें हुसैनी ब्राह्मणों के खिताब से हर जगह नवाजा गया। जहां भी इस्लाम था, इस्लाम के मानने वाले थे, सैयद लोग जहां बसते थे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान में इनको बहुत इज्जत दी जाने लगी। इनके फौज जो वापस साथ में इनकी लौटी, जो लोग वो अफगानिस्तान में जाकर रुके, वहीं उनको जगह दिया गया। उनके लिए, उनके प्रेज में, उनके इज्जत में, उनके खातिरदारी में उनको वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया। उनके फौज जो वहाँ साथ में गई थी हुसैनी ब्राह्मणों की, ये महिवाल ब्राह्मणों की, उन्हें बहुत ही रिगार्ड दिया गया। वो वहीं बसे। बाद में 18वीं शताब्दी में जब इस्लामिक कट्टरपंथ तेज होने लगा अफगानिस्तान के जगहों पर, तो दुखी होकर ये लोग जब भारत वापस आए, तो जब बिहार आए तो इन्हें, क्योंकि भूमि हार कर आए थे तो इन्हें भूमिहार कहा गया। और भूमि त्याग कर कहा जाता है कि जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें त्यागी ब्राह्मणों के नाम से, या उत्तर प्रदेश में इनको त्यागी ब्राह्मणों के नाम से जाना गया। तो आइए इस वंश के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ये वही वंश है, ये वही भूमिहार लोग हैं जिन्होंने अशोक को, जब उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था, अहिंसा को स्वीकार कर लिया, तो राजा अशोक जो मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त के पौत्र थे, कलिंग की युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा के पुजारी हो गए। तो पहली बार जब भारत के लोगों को ऐसा लगा कि अब आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, तो उनके एक कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने अशोक के जो सक्सेसर्स थे दशरथ मौर्य और बृहद्रथ के बाद, तो उन्हें हटाकर सिंहासन से और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश भी भूमिहार वंश को ही कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग इसके एस्टैब्लिशर थे। शुंगा डायनेस्टी उसके बाद आई। कहा जाता है कि ये वही ब्राह्मण है, ये वही वॉरियर ब्राह्मण है जिन्होंने साउथ में कलाराई पट्टू नामक एक जो शस्त्र कला है, जो लड़ाकू, एक ये लड़ाकू सिद्धांत है, एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जिसको इंडियन मार्शल आर्ट्स टेक्निक कहते हैं, जिसे बोधि धर्मा ने चाइना में पहुंचाया था, जो आज का मार्शल आर्ट जिसको जाना जाता है कुंफू के नाम से। ये इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा रचना की गई थी लड़ाई के इस कला को।
सारस्वत ब्राह्मण अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि परशुराम ने जिन ब्राह्मणों को भूमि क्षत्रिय राजाओं से जीतने के बाद दान में दे दी थी उसकी सुरक्षा के लिए, तो एक बटालियन को ट्रेन किया था और उस बटालियन को शस्त्र कला में निपुण बनाया था। तो इन ब्राह्मणों को शस्त्र एवं शास्त्र दोनों कलाओं का ज्ञान होता है और इन्हीं भूमिहार, क्योंकि भूमि इनको दान में दे दी गई थी परशुराम द्वारा, तो इस भूमि को हर कर, भूमि को जीत कर और भूमि से जो आहार उत्पन्न करते हैं उन्हें भूमिहार ब्राह्मण कहा गया है। परशुराम ने इन ब्राह्मणों को पूरी भूमि दान में दे दी थी और उसकी सुरक्षा एवं रक्षा इन्हीं के ऊपर भार दिया गया था। तो इसलिए इन्हें परशुराम वंशज भी कहते हैं। ब्रह्मर्षि के नाम से जाना इसलिए भी जाता है, अधिकतर भूमिहार आपको बिहार में ब्रह्मर्षि टाइटल लगाते हुए मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये कुल जो है ये ब्रह्म ऋषि का कुल रहा है। इस 7 जो सप्तऋषि हैं उनके कुल से भूमिहारों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें परशुराम भी आते हैं छिबर वंश में। तो इसी कारण से भूमिहार ब्रह्मर्षि का कहे जाते हैं। एक समय था जब विश्वामित्र ने राजर्षि धर्म को त्याग कर और ब्रह्मर्षि धर्म अपनाने की कोशिश की थी। गुरु वशिष्ठ जो भगवान राम रघुकुल के जो गुरु थे, कुलगुरु, उनके सानिध्य में आने के बाद जनरली बिहार में इनको भूमिहार के नाम से या बाभन के नाम से जाना जाता है। बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं भूमिहारी बुद्धि और ऐसे तरह की भूमिहारों के लिए अन्य बहुत सी कहावतें प्रसिद्ध हैं बिहार में। आपको बताते चले उसके आगे कि ये चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना के लिए धनानंद को सिंहासन छुड़वाने के लिए सरस्वती नदी से इन ब्राह्मणों को बिहार आमंत्रित किया था, यहां लेकर आए थे और यहां चंद्रगुप्त को राजा बनाकर और इन्हीं ब्राह्मणों के ऊपर सारा भार देकर अखंड भारत का, क्योंकि आपको पता होगा कि मौर्य वंश के समय में ही बिहार अखंड भारत बना था, जो अफगानिस्तान तक इसकी सीमा हुआ करती थी। ये वही साम्राज्य था, ये वही सारस्वत ब्राह्मण थे जिनकी वजह से सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाया था। सिकंदर ने मगध पर आक्रमण, मगध की सेना को देखकर वापस लौट जाना ही बेहतर समझा था। एक भूमिहार वंश के ही एक राजा से उसकी जंग हुई थी, पोरस से। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो ये वही है समाज है जिसको बिहार में लाकर एस्टैब्लिश किया गया था चाणक्य द्वारा अखंड भारत की स्थापना के लिए। इनके ऊपर पूरा दायित्व रहा है हमेशा से बिहार की रक्षा का। इसी वंश में आते हैं टेकारी राज। ये जो समाज रहा है, ये भूमिहार समाज, ये हमेशा से बिहार पर राज करता आया है। बिहार पर इसने अपने प्रभुता से राज किया है। तो बिहार के जितने भी राजा हुए हैं, आपने एक बात गौर किया होगा, तो यहाँ राजपूत राजा नहीं हुआ करते थे। बिहार में अधिकतर जो भी राजा रहे हैं अलग अलग राज्य के, अलग अलग साम्राज्य के, वो भूमिहार ही रहे हैं, चाहे वो टेकारी हो, अमावा हो, हथुआ हो या फिर दरभंगा हो। तो टेकारी राज, ऐसे दरभंगा महाराज को कहा जाता है, मैथिली ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उनकी रिश्तेदारी टेकारी महाराज से थी इसलिए उन्हें भी उसी राजवंश में गिना जाता था, क्योंकि टेकारी के ही पेटी जमींदार थे वो। आपको बताते चलें कि दरभंगा महाराज वही महाराज थे जिनका दरभंगा हाउस है, जो पटना में पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट है। दरभंगा महाराज के अलग अलग आपको पैलेसेस मिलेंगे गंगा के तट पर, बंगाल तक उनका साम्राज्य था। और वही दरभंगा महाराज थे जिन्होंने भारत को सबसे पहला, भारत सरकार को लग्जरी प्लेन गिफ्ट में किया था। राजेंद्र प्रसाद जिस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे भारत के। दरभंगा महाराज की ख्याति और भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या बिहार के होंगे तो दरभंगा के लोगों से जानेंगे। इस टेकारी वंश में ही नारो सिंह बहुत प्रख्यात राजा रहे हैं टेकारी वंश के, बिहार के, उनका नाम आता है। इसी वंश में गोपाल सिंह, महाराजा गोपाल सिंह का नाम आता है, टेकारी के महाराज हैं। आप जब भी फॉर्मूला 1 रेसिंग का नाम सोचते हैं या जानते हैं तो आपका सबसे पहला जो नाम स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में वो है नारायण कार्तिकेय। तो ये तो 90 के दशक में प्रख्यात हुए थे फॉर्मूला 1 रेसिंग को लेकर, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि 18वीं सदी में, 1883 में इनका जन्म हुआ था। सोचिए कि 19वीं जो अर्ली 20th सेंचुरी होगा या अर्ली 19th सेंचुरी में जब कोई अगर फॉर्मूला 1 रेसिंग करता हो अंग्रेजों के शासन के समय में, तो वो कल्पना कीजिए बहुत कम लोग हुआ करते थे। उनमें से एक थे गोपाल सिंह, जिन्होंने यूरोप में, फ्रांस में, बहुत सी जगह यूरोपियन देशों में रेसिंग की है और पहले रेसर हुए हैं भारत के
जो इंटरनेशनल रेसिंग में पार्टिसिपेट किए। ये राजा गोपाल सिंह थे, टेकारी के महाराज कहा जाता है इनको। टेकारी बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में टेकारी राज है उनका, आज भी पैलेस वहाँ मौजूद है। इनकी सल्तनत जो है वो दिल्ली के पहले तक थी, हरिद्वार तक टेकारी का आपको पैलेस मिलेगा हर जगह। इसके बाद टेकारी के बाद जो सबसे बड़ा राज्य आता है वो है, दूसरा राज्य आता है अमामा। इससे पहले हथुआ आता है, लेकिन अमामा के बारे में आपको बताइए, अमामा का पैलेस है, आज तो ये वीरान होते चला जा रहा है, लेकिन अमामा एक बहुत ही रुतबा होल्ड करने वाला एक राजघराना है बिहार में आज भी। ये भी भूमिहार समाज का ही है, भूमिहार समाज से ही आते हैं इसके राजा। और इनके बारे में आपको बताएं कि अमामा का ही आप जब राम मंदिर जाते हैं अयोध्या में, जहाँ रामलला विराजमान थे, वहाँ से पहले इनका एक धर्मशाला है अमामा का, जो उन्होंने दान में दिया है वहाँ जो आने वाले पिलग्रिम्स हैं उनके लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए जो भगवान राम का दर्शन करने आते हैं। तो अमामा का वो पैलेस आज भी वहाँ मौजूद है। जस्ट हनुमान, ये राम जी का जो रामलला का जो टेंट था उसके पहले आता है अमामा पैलेस या अमामा धर्मशाला। वहाँ ये अमामा पैलेस आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसके बाद आपको आता है हथुआ पैलेस। हथुआ पैलेस के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता होंगी, नहीं पता मैं आपको बताऊं कि हथुआ महाराज दूसरे सबसे बड़ा, हथुआ राज सबसे बड़ा राज रहा है गंगा उस पार बिहार के। इसकी गिनती आती है बड़े साम्राज्य के रूप में इसलिए भी क्योंकि ये एकमात्र भारत का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राजघराना है जिसने सरेंडर नहीं किया था भारत सरकार को। इसकी आज भी इसका अलग कानून है, आज भी अलग प्रशासन है, अलग इनकी कचहरी है। हथुआ महाराज ने कभी सरेंडर नहीं किया भारत सरकार और राज्य बिहार सरकार के सामने। इनकी प्रभुता आज भी मेंटेन है। इनके कंस्टिट्यूएंसी में कोई घुस नहीं सकता है, कोई पुलिस, कोई दूसरी सरकार की कोई भी कानून यहां पर पारित या लागू नहीं होती है। आप यहां पढ़ सकते हैं कि आज भी राजतंत्र ही है वहां। हथुआ परिवार, राज परिवार आज भी प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मन का करता है। वहां का जो पैलेस है उसमें स्पेशल परमिशन के बाद ही आपको एंट्री मिलती है और भारत सरकार के कोई नियम वहां पर लागू नहीं होते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं जो आपको स्लाइड में दिखता है कि बिहार के हथुआ राज की एक अनोखी कहानी। आज भी उनका साम्राज्य जीवित है, इनकी अपनी आर्मी है, अपना सारा कंस्टिट्यूएंसी है इनका। थावे मंदिर का देख रखाव इन्हीं के अंदर में था, तो इसलिए हथुआ महाराज इसके लिए भी जाने जाते हैं। दूसरा, हथुआ मार्केट हर जगह आपको मिल जाता है, पटना में भी, बंगाल में भी, कलकत्ता में भी। तीसरी बात कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा हथुआ महाराज का ही दान किए हुए जमीन में आता है। भूमिहार समाज से जितने भी बिहार में हॉस्पिटल्स हैं या फिर आप अनाथ आश्रम देखते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो सारे लगभग भूमिहार समाज के ही दान से बने हैं। ऑन रिकॉर्ड 33,000 एकड़ जमीन भूमिहार समाज के लोगों ने, जमींदारों ने सरकार को सोशल वेलफेयर के लिए दान की थी, जिसमें कि बहुत से एलएस, जैसे मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे ही बहुत से कॉलेजेस हैं जो भूमिहार समाज ने दान में स्टैब्लिश किए हैं। इसके बाद आपको बताएं कि बिहार की जो सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं वो भी इसी समाज से आते हैं, इसी क्लैन से आते हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण बाबू है। श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू के नाम से प्रख्यात है। उस समय बिहार में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इसलिए उस समय बिहार का पहला प्राइम मिनिस्टर भी इनको कहा जाता है। भारत सरकार ने इनके नाम से एक स्टैंप जारी किया था 2016 में, तो आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर है यहां पर। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है तीसरे नंबर पे, वो है राष्ट्रकवि दिनकर। राष्ट्रकवि दिनकर जो हैं, इनको आप सभी जानते हैं, इनकी रचनाओं को आपने पढ़ा है। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। सारे जितने कवि हैं वो इन्हें अपना गुरु मानते हैं। कुमार विश्वास आए दिन दिनकर जी का नाम लेते रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी इनका एक अहम रोल रहा है। भारत के इंडिपेंडेंस में भी इन्होंने काफी अच्छे कविताएं लिखी है, इन्होंने कविताएं अच्छी लिखी हैं इन्होंने। इनको बाद में राष्ट्रकवि के उपाधि से नवाजा गया। राष्ट्रकवि दिनकर को पूरा भारत हिंदी के जनक के नाम से जानता है। इसी वंश में आते हैं जहानाबाद ओकरी के संप्रदा सिंह, बिहार के पहले अरबपति, देश के सबसे बुजुर्ग अरबपति में आते थे संप्रदा सिंह। एल्केम कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की, उसके मालिक थे संप्रदा सिंह। 44वें नंबर पर फोर्ब्स ने इन्हें स्थान दिया था।
और ऑल ओवर इंडिया में इनकी संपत्ति 53,000 करोड़ रुपए की थी। छोटे से ओहदे पर से संप्रदाय सिंह एक पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे और अपने मेहनत से इन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया एल्केम का। जनरली जितनी भी दवाइयां हैं जो आप देखते हैं सेट्रिजन से लेकर के सारी आपको एल्केम की ही मिलती हैं। इसके बाद नाम आता है किंग महेंद्र का 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर किंग महेंद्र, ये आप पढ़ सकते हैं कि बिहार के किंग महेंद्र हैं देश के दूसरे सबसे अमीर सांसद। अरिस्टो कंपनी है इनकी, ये भी जहानाबाद के ही रहने वाले हैं। 1985 से ये राज्यसभा सांसद हैं, सदस्य हैं नॉमिनेटेड। भारत सरकार को भी सबसे ज्यादा फंडिंग इनकी जाती है, बिहार सरकार को भी सबसे ज्यादा फंडिंग इनकी जाती है। अरिस्टो कंपनी है, जगह जगह हर जगह इनके फैक्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल्स के। नागालैंड में जब वहाँ के जो ट्राइबल आतंकवादियों ने जब इनकी कंपनी पर, इनकी फैक्ट्रीज पर हमला किया था और इनसे पैसे की मांग की थी, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पूरे हॉस्टाइल ग्रुप को चैलेंज करके कहा था कि हमारे पैसे एक भी रुपये आपको नहीं मिलेगा, अगर आपकी हिम्मत है तो आप हमारे फैक्ट्री पर कुछ नुकसान करके दिखाएं। उसके लिए भी जाना जाता है कि बहुत ही दबंग और बाहुबली श्रेणी के रहे हैं। इनकी हनक मशहूर रही है जहानाबाद में पैसे के साथ साथ। 6ठे नंबर पर इनका नाम आता है, उनका नाम है हेमंत शाही। हेमंत शाही बहुत ही हर दिल अजीज माने जाते थे, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और हेमंत शाही को हर व्यक्ति वहां का अपने दिल में जगह देता है। शाही बगान आपने देखा होगा, ये शाही फैमिलीज में ही आता है जहां की शाही लीची होती है। हेमंत शाही की हनक ऐसी थी कि विधानसभा में जब वो आते थे तो उनके हनक से लालू यादव भी कुछ देर के लिए थर्रा जाते थे। हेमंत शाही अपने आगे किसी को नहीं लगाने वाले शख्स में से थे, लेकिन गरीबों के लिए मसीहा माने जाते थे। तो हेमंत शाही भी इसी समाज से आते हैं। उसके बाद आपको जो 7वां नंबर आता है वो है बिंदु सिंह। ये एक ऐसा शख्स देखकर ही खुखार लगते हैं, एक ऐसा शख्स जिसने 90 के दशक में माओवादियों से अकेले जंग ठानी थी। किंग महेंद्र का आपने नाम सुना होगा। किंग महेंद्र और ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक समय में, और इन दोनों ने के मदद से सवर्ण लिबरेशन फ्रंट में पहली बार नाम आया। कमांडर इन चीफ थे और गार्ड रेजिमेंट के स्पेशल ट्रेंड कमांडो हुआ करते थे बिंदु सिंह। कहा जाता है कि आज भी इतने वर्ष के हो जाने के बाद भी 60-70 वर्ष इनके हाथ में अगर ऑटोमेटिक बंदूक रहे तो अपना बीकेबी और अपना नाम ये दीवार पर आंख इनके बांध देने के बाद भी लिख देते हैं। इनका निशाना बहुत सटीक हुआ करता है, जिसकी वजह से ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं सेना में। इनका बहुत सारी इनकी ख्यातियां प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां इनके बारे में है। जहानाबाद में 2 भाई हुआ करते थे, बिंदु सिंह और फेकन सिंह, जिन्होंने माओवाद की जड़ें हिलाकर रख दी थी बिहार में। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो पहला डॉन था बिहार का, जिसने AK-47 लहराया था, वो इनसे इतना प्रभावित था कि बांकीपुर जेल में इनसे मिलने सिर्फ इनको देखने जाया करता था। बाद में बिहार के उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल, झारखंड के सबसे बड़े कुख्यात क्रिमिनल्स में भी इनका नाम आया। वो इनकी एक अलग कहानी है, लेकिन ये 7वें नंबर पर आते हैं जिनका नाम माओवादियों के अंदर आते ही खौफ आ जाता था। कहा जाता है कि एक समय की बात है कि बिंदु सिंह के पिता को जब माओवादियों ने अगवा कर लिया था तो खुद DM और SP ने एक आवेदन कोर्ट को, हाईकोर्ट को, पटना हाईकोर्ट को लिखित में दिया था कि प्रशासन और पुलिस असक्षम है माओवादियों से लड़ने में, अतः बिंदु सिंह को जेल पर, पेरोल पर जेल से छोड़ा जाए, क्योंकि जितनी दहशत इन दोनों भाइयों की है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उतनी पुलिस प्रशासन की भी नहीं है। जितना खौफ माओवादियों में इन दोनों भाइयों का है उतना पुलिस का नहीं है। तो अपने जीवन में ये दोनों भाई माओवादियों से लड़ने के लिए जाने जाते थे और बहुत ही अच्छे निशानेबाज भी कहे जाते थे। आर्मी की नौकरी छोड़कर इन्होंने अपने जिला को सुरक्षा देने की ठानी थी। आर्मी से भाग आए थे सिर्फ अपने घर और अपने परिवार, अपने जिला को बचाने के लिए माओवाद से। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है ब्रह्मेश्वर मुखिया का। इसी समाज के एक पुरोधा इनको भी कहा जाता है। ब्रह्मेश्वर मुखिया वो एक इकलौता ऐसे शख्स हैं जिनको BBC टेलीकास्ट करती थी। BBC लंदन डायरेक्ट इंटरव्यू लेने के लिए कितनी बार प्रयासरत रही है, लेकिन कभी इनसे इंटरव्यू नहीं कर पाई।
कहा जाता है कि मुखिया जी उर्फ ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह रणवीर सेना के संस्थापक भी थे और इनको बिहार से नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी का निर्माण किया जिसका नाम था रणवीर सेना, जिसको कहा जाता है कि जिसने नक्सलवाद की जड़ें बिहार से उखाड़कर फेंक दी और उसके बाद यहां से नक्सली वापस नक्सलवाड़ी बंगाल चले गए और कुछ छत्तीसगढ़ में जाकर बस गए। ब्रह्मेश्वर मुखिया और संस्थापक जो रणवीर सेना के थे, इन्होंने ही बिहार को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। आज कहा जाता है कि बिहार अगर प्रगति कर रहा है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से, अन्यथा एक समय था जब माओवादी कभी बिहार में और जहानाबाद जो भी नक्सल प्रभावित एरिया था वहां रोड तक नहीं बनने देते थे, सरकार की कोई भी सुविधा वहां नहीं पहुंच पाती थी। आज बिहार एक नए दौर से गुजर रहा है, उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन फिर भी इस संगठन को विश्व स्तरीय प्रतिबंधित कर दिया गया था। यूएन ने इसे विश्व का 10वां सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1995 में। बिहार सरकार ने भी उस प्रतिबंध को लागू किया और कहते हैं कि ये रणवीर सिन्हा देश की सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली सबसे संगठित सेना बनी, जिसके नाम से आज पूरे भारत में ये समाज जो है वो डंका पीटता है। कहा जाता है कि रणवीर सेना के ऊपर बहुत से आरोप हैं महिलाओं और बच्चों को मारने का, क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नक्सलाइट्स की तस्वीरें हैं, जो नक्सलवादी औरतें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नक्सलाइट्स में औरतें ही थीं। जो आप ट्रेनिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दिया जाता था, औरतें सबसे ज्यादा नक्सलाइट्स हुआ करती थीं, इस वजह से भी औरतें मारी जाती थीं इनके ऑपरेशन में, रणवीर सेना के ऑपरेशन में। ये एक ग्राउंड एविडेंस है जो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसके बाद एक और कहानी प्रचलित है कि नेपाल में जब पहली बार सीपीआई ने अपनी पैर जमाने की कोशिश की तो नेपाल नरेश ने मुखिया जो ब्रह्मेश्वर नाथ थे रणवीर सेना के, उनको एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी सहायता की गुजारिश की थी इनसे, और जेल से ही ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना के एक बटालियन को नेपाल भेजा था हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए। आए दिन हिंदुस्तान टाइम्स और अलग अलग पेपर्स में उस दौर 2008-9 में छपा था कि रणवीर सेना ने जगह जगह पर नेपाल की तराइयों में बॉम्ब ब्लास्ट किया और जहां भी माओवादियों के मीटिंग्स चल रहे थे वहां पर एम्बुश किया था। एक लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी माओवादियों से, लेकिन बाद में जब नेपाल नरेश के परिवार को मार दिया गया तो ये लड़ाई वहीं पर खत्म हो गई। रणवीर सेना के बहुत से कमांडर्स वहां अरेस्ट भी हुए थे। नेपाल जो काठमांडू हेडक्वार्टर था रणवीर सेना का, वहां से भी कई लोग अरेस्ट किए गए थे। हिंदू राष्ट्र स्थापना में नेपाल में भी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा इस समाज का। और भूमिहार समाज हमेशा से, क्योंकि इसी समाज का ये सेना बनाई गई थी इसी समाज द्वारा, तो इसके लिए भी ये समाज जाना जाता है, रणवीर सेना के लिए भी। इसके बाद जो नाम आता है 9वें नंबर पे वो है अभयानंद जी का। सुपर 30 का नाम आप सभी ने सुना होगा, आनंद कुमार की सुपर 30, जिसके ऊपर अभी हाल में ही एक फिल्म आया था ऋतिक रोशन का। उसके संस्थापक, उसके जनक अभयानंद ही थे। भले ही आज आनंद कुमार के नाम से उसे जाना जाता है, लेकिन अगर सच्चाई आपको पता हो, अगर आप बिहार से हो तो सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स के सबसे बढ़िया शिक्षक भी हैं और फॉर्मर डीजीपी रहे हैं बिहार के अभयानंद। इनके स्टूडेंट्स नासा और कई जगह पर हैं, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही स्थापना की थी सुपर 30 की, जिसे बाद में आनंद कुमार ने अपने नाम पर टेक ओवर कर लिया। ये फॉरगॉटन हीरोज, जो पर्दे के पीछे के हीरो जिनको कहा जाता है, वो है अभयानंद। बहुत ही रेप्यूटेड आदमी है और बहुत ही इनकी प्रशंसा हर जगह होती है इनके पढ़ाई और इनके शिक्षा के लिए। 10वें नंबर पर आते हैं किशोर कुणाल। आचार्य कुणाल फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं पहले। इनको इसलिए भी जाना जाता है कि पटना का जो महावीर मंदिर है जो स्टेशन के पास, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा संचालित है, बनाया गया है ट्रस्ट। इनके ट्रस्ट से हर जगह जितने भी पटना में आप देखेंगे, महावीर नेत्रालय, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर शिशु केंद्र से लेकर के अनाथ आश्रम तक महावीर के ट्रस्ट से चलता है, महावीर ग्रुप से। आचार्य कुणाल का ये एक ऐसा अनोखा पहल रहा है। राम मंदिर में भी व्यासपीठ न्यास बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं किशोर कुणाल। इतना ही नहीं, जो राम मंदिर जो शिलान्यास हो रहा है, राम मंदिर में भी सबसे ज्यादा योगदान इनका रहता है। हमेशा आए दिन डोनेशंस इनके पेपर्स में आते रहते हैं।
महावीर ट्रस्ट के माध्यम से। इस बार भी जब शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, तो नैवेद्यम इन्हीं के महावीर मंदिर से गया था, जो पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रसाद के रूप में। उसके बाद 11वां नंबर पर नाम आता है इसी वंश के आईपीएस ऑफिसर लेट आरएनपी सिंह का। आरएनपी सिंह भारत के पहले आईपीएस ऑफिसर थे जो कश्मीर इंसर्जेंसी के दौरान मारे गए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं रॉ के क्रॉस एजेंट थे। इनको जेकेएलएफ द्वारा, यासीन मलिक द्वारा संचालित एक संगठन जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, या लेफ्ट फ्रंट भी कहते हैं कहीं कहीं उसे, तो उस संगठन द्वारा इनको 3 जनवरी 1990 को धोखे से मार दिया गया था। जब ये ऑफिस से घर आ रहे थे, इनके ड्राइवर ने आतंकवादियों को इसकी सूचना दे दी थी, मिला हुआ था, और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है स्पेशल ट्रेन्ड कमांडो थे। इन्होंने 19 गोलियां लगने के बावजूद 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, और उसके बाद भी इन पर 20 से ज्यादा गोलियां दागी गई। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था इनकी हत्या के बाद। इसी के बाद पहला जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो 92 में जो घटना घटी थी, वो इन्हीं से शुरुआत की गई थी। इसके बाद नाम आता है फॉर्मर रॉ ऑफिसर कर्नल आरएसएन सिंह का। ये भी भूमिहार समाज से आते हैं। आए दिन आप इनको टीवी पर देखते हैं, डिबेट्स में देखते हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ सबसे ज्यादा इनको आप देखे होंगे, आपने देखा होगा। जीडी बख्शी और आरएसएन सिंह एक बैच के थे और एक अच्छे कलीग रहे हैं। इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इनको गुरु मानते हैं। आप उनका भी वीडियो आए दिन देखते रहते होंगे फेसबुक पर। ये भी बिहार से ही है, पटना के ही हैं। इसके बाद जो शीर्षक था कि आखिर क्यों डरते हैं इस समाज से लोग, तो उसका एक कारण यह भी है कि बिहार में जितने बाहुबली हुए हैं वो इसी समाज से आते हैं। जितने भी कुख्यात बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, बिहार का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट, बिहार का अशोक सम्राट बिहार समाज से ही आता है। ये जाति हमेशा से बिहार के ऊपर रूल करती है, हमेशा से ताकतवर जाति में इसका गिनती होता है। इसलिए बिहार में आपने देखा होगा कि कभी भी कोई राजपूत राजा नहीं रहा है, हमेशा भूमिहारों ने ही यहाँ अपना राजवंश स्थापित रखा है। और जितने राजा हुए हैं या जमींदार हुए हैं वो पेटी रहे हैं, इनके अंदर में रहे हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तरह पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिनको दिया गया था जमींदारी। उसके बाद अशोक सम्राट की हनक आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि इनका एक अलग बेगूसराय में अलग सिस्टम हुआ करता था, अलग इनका प्रशासन हुआ करता था। पुलिस भी इनके डर से नहीं बोलती थी। आप अशोक सम्राट की एक दुर्लभ तस्वीर देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस फोटो में। बहुत कम तस्वीर अवेलेबल है बिहार में इनकी। तो अशोक सम्राट वो ऐसा बाहुबली एक थे जिन्होंने पहली बार बिहार में AK-47 चमकाया था। पहली बार AK-47 देखा था बिहार के लोगों ने, वो अशोक सम्राट के पास। इसी कारण से पुलिस के पास उस समय इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे, तो पुलिस प्रशासन भी इनसे खौफ खाता था। इनकी मृत्यु 1998 के करीब हुई थी वैशाली में, हाजीपुर के रजौली गांव में। जब कॉन्ट्रैक्ट अपना टेंडर भर के ये वापस आ रहे थे और इनकी मुठभेड़ पुलिस से हो गई थी, जिसमें ये अपने हथियार ये लोग अपने गाड़ी में ही छोड़कर भागने लगे थे। पुलिस चेस कर रही थी रिवॉल्वर के साथ, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगा कि किसी डकैत का पीछा पुलिस कर रही है। वहां जो लोग धान काट रहे थे, तो क्योंकि वो जो जगह था, वो जो गांव था, वो भी भूमिहारों का ही गांव था, और भूमिहार समाज में इनकी एक अलग इज्जत हुआ करती थी, क्योंकि कहा जाता था कि भूमिहारों के मसीहा माने जाते थे, गरीबों के मसीहा माने जाते थे अशोक सम्राट। न्याय दिलाने के लिए इनको सबसे पहले याद किया जाता था। सबसे पहले इन फेमस एलएस कॉलेज हॉस्टल से हुए थे ये लोग, ड्यूक हॉस्टल से, मुजफ्फरपुर के, क्योंकि ये लोग आपसी वर्चस्व की लड़ाई से अशोक सम्राट का जन्म हुआ था। मिनी सम्राट इनके गुरु कहे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक सम्राट की मौत तब हो गई थी जब एक घर में ये लोग छुपे हुए थे और गांव वालों को ने डकैत समझकर उस घर में आग लगा दिया। जब उन्हें पता चला कि जो मारे गए हैं वो खुद अशोक सम्राट है, तो गांव वाले भी बहुत अफसोस जाहिर किया, गांव वालों ने, जिन्हें नहीं पता था कि अशोक सम्राट छुपा है। तो ये इनकी एक अलग कहानी रही है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करें। लेकिन पुलिस को ये अलग कहानी बताती है जो बिल्कुल ही दकियानूसी लगती है, क्योंकि AK-47 का मुकाबला रिवॉल्वर करे, ये
सोचने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। गांव वालों का भी कहना है कि ये बिना हथियार के थे, और पुलिस अपने क्रेडिट लूटने के लिए जो कहानी बनाए वो अलग चीज है। उसके बाद एक और नाम आता है अनंत सिंह का। आए दिन आप इनके मेम्स देखते रहते हैं। सबसे फेमस इनका एक डायलॉग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार है, वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ है। आप इनके रुतबे और इनकी हनक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि स्वयं तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री भी इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये भी इसी समाज से आते हैं। तो इस समाज का हनक और इस रुतबा आपको समझ में आ रहा होगा इन वीडियोज से, इन फोटोज से। उसके बाद एक और भूमिहार समाज के जो धरोहर माने जाते हैं, काशी नरेश, मतलब बनारस के जो महाराज थे, महाराज विभूति नारायण सिंह। हाल में ही इनका देहांत हो गया है इसी साल। विभूति नारायण सिंह जी भी इसी समाज से आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये समाज भूमिहार जाति क्या है। काफी मेहनत के बाद सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने के बाद आपको ये वीडियोस मैं आपके पास लाया हूं, ताकि आप जान सकें कि भूमिहार जाति है क्या और क्यों बिहार में लोग इनसे डरते हैं और इनका क्यों इज्जत होता है या क्यों इनका खौफ है इस तरीके का। और भी बहुत से नाम हैं, सूरजभान सिंह, सुनील पाड़े जैसे कई बाहुबली रहे हैं। सुनील पाड़े वही जिसने कृष्णनंदन राय की मौत का जिम्मेदार मुश्ताक अंसारी को मारने के लिए लड्डू सिंह को यूपी भेजा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो पकड़ा गया। अन्यथा मुख्तार अंसारी की गेम प्लान सेट भी सुनील पाड़े नहीं की थी। तो इस तरह के बहुत से बाहुबली हैं जिनका नाम है, और आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर आप जानते होंगे। ये समाज एक ऐसा समाज है जिसमें हर तरह के टाइटल्स, ब्राह्मणों के सारे टाइटल्स यूज करते होते हैं। गंगा उस पार अगर आप चले जाएं वैशाली वाले रीजन में, तो जो भूमिहार ब्राह्मण्स हैं वो हर टाइटल लगाते हैं। उनको ठाकुर के टाइटल से नवाजा गया था अंग्रेजों के समय में। एक नवाजा जाता था इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर्टी होल्डर्स हुआ करते थे, ठाकुर जमीन जिसके पास ज्यादा होता था उसको ठाकुर का उपाधि दिया जाता था। तो भूमिहार समाज को मुजफ्फरपुर में ठाकुर के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे, शुक्ला, ये सारे टाइटल्स भूमिहार के मिलते हैं। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में शर्मा टाइटल से इनको जाना जाता है। जनरली सिंह के नाम से भूमिहार को संबोधित किया जाता है, तो अधिकतर मगध में सिंह के नाम से इनको मिलेगा। शर्मा, वत्स, ये सारे टाइटल्स भूमिहारों के हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे और भी किसी तरीके की आपकी जो मांग होगी उस पर हम वीडियोस बनाएंगे, और अपने कमेंट्स पे अपनी मांग जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ज़्यादा सटीक लगती है। धन्यवाद।